जय हिंद, जय भारत। दोस्तों 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुई हृदय विदारक घटना के बाद भारत सरकार ने जो कदम उठाए उनमें से एक था इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर देना। Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. इधर भारत सरकार ने इसकी घोषणा की, उधर पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। बड़ी तीखी आक्रामक प्रतिक्रियाएं आने लगी। पाकिस्तान की सरकार ने इसे एक्ट ऑफ वॉर कह डाला और वहां का एक पॉलिटिशियन नाम लेने की आवश्यकता नहीं, वो वहां का राजकुमार है। वो तो यहां तक चला गया कहते हुए कि सिंधु में या तो हमारे लिए पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। यहां तक की बातें हुई। ऐसा क्या है इंडस वाटर ट्रीटी में जिसे भारत सरकार सस्पेंड करने की घोषणा करती है और पाकिस्तान युद्ध की धमकी देता है? सांसें फूल जाती हैं पाकिस्तान की इस बात से। क्या है इंडस वाटर ट्रीटी में ऐसा? आज यही जानने की कोशिश करेंगे, इस गुत्थी को सुलझाएंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और साथ ही हुआ बंटवारा भी। इस बंटवारे ने सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं खींची थी, बल्कि दिलों पर भी बड़ी गहरी खरोंचें आई थी, इतनी गहरी कि शायद ही कभी मिट सकें। पर आज बात उन खरोंचों की नहीं, आज बात करेंगे कुछ और, नदियों के पानी के बंटवारे की। दोस्तों, हिमालय से 6 नदियां ऐसी निकलती हैं जो भारत से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं, पश्चिम की ओर बहते हुए। इन नदियों के पानी का बंटवारा कैसे हो, इस पर दोनों देशों के बीच विवाद हुआ और आखिरकार वर्ष 1960 में एक समझौता हुआ। जब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कराची गए, वहां पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। यह बात है 19 सितंबर 1960 की। यह समझौता रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि पीछे की डेट से 1 अप्रैल 1960 से लागू किया गया। यह कहलाया इंडस वाटर ट्रीटी। इस समझौते में उन्हीं 6 नदियों के पानी के बंटवारे की बात थी। ये 6 नदियां जो इंडस रिवर सिस्टम कहलाती हैं। ये 6 नदियां कौन कौन सी हैं? आप इस मैप को ध्यान से देखें तो सबसे ऊपर टॉप पे जो रिवर है वो है इंडस। ये तिब्बत से निकलती है और फिर नॉर्थ वेस्ट को आगे बढ़ते हुए भारत के जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते बढ़ते ये फिर जम्मू कश्मीर को पार करके पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में प्रवेश करती है, वहां से साउथवर्ड मुड़ती है और फिर नीचे पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब से होते हुए सिंध में जाती है और फिर अरब सागर में मिल जाती है। इसके नीचे दूसरी रिवर है झेलम। झेलम शुरू होती है जम्मू कश्मीर से ही, यह भी नॉर्थ वेस्ट की ओर आगे बढ़ती है, जम्मू कश्मीर को पार करती है, पाकिस्तान में प्रवेश करके यह भी साउथ की ओर मुड़ती है और आगे बढ़ती है। तीसरी रिवर है चिनाब। चिनाब शुरू होती है हिमाचल प्रदेश में, यह यहां से जम्मू कश्मीर होती हुई ये भी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है नॉर्थ वेस्ट की ओर आगे बढ़ते बढ़ते, और ये भी फिर साउथ को मुड़ती है और आगे जाके झंग में झेलम इसी में मिल जाती है, चिनाब में, और फिर आगे चिनाब के नाम से आगे बढ़ती है और फिर ये जाके इंडस में मिल जाती है। ये 3 नदियां ऐसी हैं जो जम्मू कश्मीर से होते हुए आगे बढ़ के पाकिस्तान में जाती हैं। ये 3 रिवर वेस्टर्न रिवर्स कहलाई इस इंडस वाटर ट्रीटी में। इनके बाद 3 नदियां और हैं पंजाब में। देखें, सबसे ऊपर है रावी, हिमाचल प्रदेश से शुरू हुई, पंजाब में प्रवेश की और ये भी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और फिर ये भी साउथवर्ड आगे बढ़ती है। इसके नीचे है ब्यास, ये भी हिमाचल प्रदेश से शुरू हुई, पंजाब में बहते हुए साउथ को मुड़ी और आगे जाके भारत में ही ये सतलुज में मिल जाती है। फिर इसके नीचे सतलुज। सतलुज भी तिब्बत से शुरू होती है और फिर भारत में प्रवेश करके पंजाब से होती हुई ये भी पाकिस्तान में चली जाती हैं। तो ये 6 की 6 नदियां अल्टीमेटली पाकिस्तान में जाती हैं। इन 6 में 2 नदियां रावी और सतलुज, ये बड़ी शरारती नदियां हैं।
ये अटखेलियां करती हुई कभी भारत में, कभी पाकिस्तान में, कभी भारत में, कभी पाकिस्तान में। आप गूगल मैप पर देखें थोड़ा सा जूम करके, तो आप देखेंगे कि रावी भी कभी भारत की ओर बहती है, कभी पाकिस्तान की ओर, कभी भारत की ओर, कभी पाकिस्तान की ओर, इसी तरह सतलुज करती है। फाइनली पाकिस्तान में दोनों जाती हैं और ये भी आगे चल के सिंधु में मिल जाती हैं। इस तरह इन सभी 6 नदियों के इस सिस्टम को कहते हैं इंडस रिवर सिस्टम। ये पंजाब वाली जो 3 नदियां थी, रावी, ब्यास और सतलुज, ये ईस्टर्न रिवर्स कहलाई इंडस वाटर ट्रीटी में। वैसे तो 6 की 6 पश्चिम भारत में थी, लेकिन पहली 3 नदियों को जिनको वेस्टर्न रिवर्स कहा, उनके कंपैरिजन में चूंकि ये 3 ईस्ट में हैं, इसलिए इनको ईस्टर्न रिवर्स कहा गया। तो ये तो हुई आइडेंटिफिकेशन उन 6 नदियों की जिनके पानी को लेकर इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था। अब उस ट्रीटी में था क्या दोस्तों? जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, इनके पानी के लिए लिखा गया कि भारत को इनके पानी पर एक्सक्लूसिव राइट होगा। भारत का अधिकार है रावी, ब्यास और सतलुज के पानी पर। लेकिन यहां परेशानी यह थी कि ये बीच बीच में पाकिस्तान में भी तो बह रही थी। उस समय क्या हो, तो इसी ट्रीटी में लिखा गया कि जहां जहां ये पाकिस्तान में बहती हैं, उस हिस्से में बहते हुए पाकिस्तान इनके पानी को डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज कर सकता है और नॉन कंजम्पटिव पर्पस के लिए यूज कर सकता है। डोमेस्टिक यूज क्या, वो भी ट्रीटी में बताया गया है। डोमेस्टिक यूज का मतलब क्या है? मसलन ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बेदिंग, सैनिटेशन, ये डोमेस्टिक यूज हैं। इन नदियों के साथ साथ जो गांव शहर बसे हैं, उनके पानी की जो जरूरत हैं, उन जरूरतों को पूरा इन नदियों के पानी से कर सकता है पाकिस्तान, ऐसे प्रोविजन रखा गया। इसके अलावा नॉन कंजम्पटिव यूज भी वो कर सकते हैं। मसलन इसमें नेविगेशन कर सकते हैं, कश्तियां इसमें चला सकते हैं, फिशिंग इन रिवर्स में वो कर सकते हैं, टिम्बर फ्लोट करके इसमें डाल के आगे निकाल सकते हैं, ये सब रखा गया। इसके अलावा इन रिवर्स की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, वो पाकिस्तान की तरफ से जो बहती हैं और फिर आके आगे इनमें मिलती हैं, तो उनमें वो डोमेस्टिक यूज भी उस पानी को कर सकते हैं पाकिस्तान, इनके नॉन कंजम्पटिव यूज भी कर सकते हैं और एग्रीकल्चर यूज भी कर सकते हैं। यानी कि इनकी जो सहायक नदियां कई सारी हैं, जैसे उज्ज, बसंतर, कई सारी सहायक नदियां हैं, कि उन नदियों के पानी को कृषि के लिए भी ले सकता है पाकिस्तान। ये 3 नदियां जो भारत के हिस्से की हैं, इनकी सहायक नदियां जब पाकिस्तान में से बह के इधर आती हैं, तो इनके पानी को कृषि के लिए भी प्रयोग कर सकता है, लेकिन उस प्रयोग की सीमा है। इसी ट्रीटी के अनेक्शर बी में वो सीमा दी गई है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन रहा पानी का ईस्टर्न रिवर्स का। मूल का हक भारत का है। अब देखते हैं वेस्टर्न रिवर्स, यानी कि सबसे ऊपर इंडस, झेलम और फिर चेनाब। इनके ऊपर कहा कि इन पे एक्सक्लूसिव राइट रहेगा पाकिस्तान का, लेकिन भारत इनके पानी को आगे कहा गया कि डोमेस्टिक यूज कर सकता है, नॉन कंजम्पटिव यूज कर सकता है, इसके अलावा एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकता है, लेकिन उसकी भी सीमाएं हैं और वो सीमाएं बताई गई अनेक्शर सी में। इस ट्रीटी के साथ अनेक्शर सी है, वो आप देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा। और हाइड्रो पावर जनरेशन भी कर सकता है, पर उसकी भी लिमिट्स हैं, टर्म्स कंडीशंस हैं, और वो अनेक्शर डी में दी गई हैं। तो अब यहां प्रॉब्लम मोटे तौर पे देखें तो कुछ नहीं दिखती कि अच्छा जी 3 नदियां भारत के पास आ गई, 3 पाकिस्तान के पास चली गई, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं था। भारत के पास जो 3 नदियां हैं, उनका पानी बहुत थोड़ा है, और वो 3 नदियां जो पाकिस्तान को दी गई, इंडस, झेलम और चेनाब, उनका पानी बहुत ज्यादा था। 80% से ज्यादा पानी पाकिस्तान को जा रहा है और सिर्फ 20% पानी, या शायद उससे भी कम, भारत के हिस्से आया। उस समय किसी ने इसके बारे में, मुझे नहीं मालूम गंभीरता से सोचा कि नहीं सोचा। भारत बड़ा दिल रखने वाला देश है और शायद इसीलिए ऐसा समझौता भी हो गया हो। आज भारत इस बात को महसूस कर रहा है
कि ये समझौता भारत के हित के अनुसार नहीं है। अभी 2 दिन पहले यदि आपने न्यूज़ सुनी हो, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से जब मीडिया ने इस पर टिप्पणी चाही कि भारत सरकार इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रही है और पाकिस्तान इसको एक्ट ऑफ वार बता रहा है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? उन्होंने साफ साफ कहा कि यह समझौता जम्मू कश्मीर के हितों के अनुरूप नहीं बल्कि खिलाफ है और हम तो शुरू से इसका विरोध करते आए हैं। Let's be honest, we have never been in favor of the Indus Water Treaty. We have always believed that the Indus Water Treaty has been the most unfair document to the people of Jammu and Kashmir. यानी कि जम्मू कश्मीर के हित में नहीं था यह समझौता। सीधी सी बात है, 6 नदियां थी, 2 देशों के बीच में पानी का बंटवारा था। 3-3 कर देने से बात नहीं बनती। एक को 80% पानी और भारत के पास सिर्फ 20%। अन्याय तो हुआ है। और फिर जम्मू कश्मीर के साथ विशेष रूप से यूं अन्याय हुआ कि वेस्टर्न रिवर्स तीनों जम्मू कश्मीर से होकर जाती हैं, पर उनके पानी पर जम्मू कश्मीर का अधिकार बहुत लिमिटेड कर दिया गया। डोमेस्टिक यूज के लिए करिए, कोई दिक्कत नहीं है, नॉन कंजम्पटिव भी कर लीजिए, लेकिन एग्रीकल्चर की यदि बात करें तो सिर्फ झेलम और चेनाब के पानी के ही यूज का प्रोविजन दिया गया एनेक्सर सी में, और वो भी बहुत लिमिटेड। सिंधु का पानी तो उस काम के लिए दिया भी नहीं गया, कहीं नहीं एनेक्सर सी में ये। और जो अनेक्सर डी में हाइड्रो पावर जनरेशन की इजाजत दी गई, वो भी बहुत लिमिटेड, बड़ी टर्म्स कंडीशंस के साथ दी गई। तो इसलिए जम्मू कश्मीर को भी लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ। बहरहाल समझौता हो गया और पिछले 65 साल से समझौता चलता रहा, यहां तक कि वर्ष 1971 का युद्ध हुआ, 1965 का युद्ध हुआ, तब भी समझौते में कोई दिक्कत नहीं आई। इस समझौते के अकॉर्डिंग पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता रहा। कारगिल हुआ तब भी होता रहा, लेकिन पिछले कुछ साल से भारत सरकार इसके ऊपर सवाल उठा रही है। और एक चीज और बता दूं आगे बढ़ने से पहले, इस समझौते के बारे में ही, इसमें यह भी प्रोविजन था कि ईस्टर्न रिवर्स यानी कि रावी, ब्यास और सतलुज, ये 3 जब पाकिस्तान की तरफ बह के जाती हैं तो इन नदियों में से जो कैनाल्स पाकिस्तान ने निकाल ली थी, पहले से चलती थी जो नहरें, अब चूंकि इनका पानी भारत यूज कर लेगा और पाकिस्तान तक पानी अगर नहीं गया तो वो नहरें तो बेकार हो गई। तो पाकिस्तान ने कहा कि हमारी नहरें तो बेकार हो गई, हम क्या करें? भारत ने कहा भाई देखिए, ये 3 नदियों का पानी यदि हमारा है तो उसको हम यूज करेंगे ही, तो आप अपनी नहरों के बारे में आप सोचिए। पर इतना आसानी से ये बात भी नहीं हुई। भारत ने 6,20,60,000 पाउंड पाकिस्तान को पे किया इस बात के लिए कि आप अपनी कैनाल्स को ईस्टर्न रिवर से डिस्कनेक्ट करके वेस्टर्न रिवर्स के साथ कनेक्ट कर लें। वो खर्चा भी भारत ने उठाया था। इसके अलावा कोई ट्रीटी होता है, उसका कोई टाइम लिमिट तो होगा, कितने साल के लिए समझौता है, कितने साल के बाद इसको रिव्यू कर सकते हैं। इस ट्रीटी में ऐसे रिव्यू की कोई गुंजाइश नहीं। अगर डिस्प्यूट हो दोनों के बीच में तो आर्टिकल 9 में कहा गया कि न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास वो डिस्प्यूट भेजा जा सकता है। और न्यूट्रल एक्सपर्ट कौन? देखिए, ये ट्रीटी हुआ था वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से, तो न्यूट्रल एक्सपर्ट वो वर्ल्ड बैंक अपॉइंट कर देगा। अगर कोई ऐसा विवाद है जो उसके वश का नहीं है तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाइए। तो ये तो है विवाद कैसे निपटाएं। और कहते हैं कि यदि इस ट्रीटी को टर्मिनेट करना हो, खत्म करना हो, तो आर्टिकल 12 कहता है कि वो तो तभी हो सकता है जब दोनों देश एक नया ट्रीटी करें इस ट्रीटी को टर्मिनेट करने के लिए। वाह भी वाह, ऐसा समझौता, ऐसी गले की हड्डी हमने बनाई अपने लिए, ऐसा समझौता कर लिया और अनंत काल का समझौता कर लिया। पाकिस्तान कभी भी तैयार नहीं होगा इस समझौते को टर्मिनेट करने के लिए। 80% पानी मिल रहा है उनको, वो क्यों होगा? और जब तक दोनों तैयार ना हो, ये टर्मिनेट ना हो। तो भारत के लिए यह समझौता वाकई बड़ी नुकसान की बात थी। भारत सरकार, वर्तमान भारत सरकार पिछले कुछ सालों से इसके ऊपर बात कर रही है। और देखिए, एक बात और बताऊं, जो हाइड्रो पावर जनरेशन की बात थी, वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर अनेक्सर डी में जो प्रोविजंस दिए थे उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग रिवर्स के ऊपर डैम बनाने शुरू किए। मसलन चेनाब पे बागलीहार डैम, उस पे पाकिस्तान ने एतराज़ कर दिया।
वो चला गया न्यूट्रल एक्सपर्ट के यहाँ, उसकी हाइट घटानी पड़ी, उसका फ्री बोर्ड जीरो कर दिया गया। इसी तरह किशन गंगा प्रोजेक्ट पे भी उन्होंने अड़ंगा डाला, वहाँ परेशानियाँ की। तो वो काम भी आसानी से वो करने नहीं दे रहे। 2023 में भारत सरकार ने पाकिस्तान को लिखा कि भाई हम इसको रीनेगोशिएट करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। भारत सरकार कई बार पाकिस्तान को लिख चुकी कि हम इस ट्रीटी को रीनेगोशिएट करना चाहते हैं। पाकिस्तान तैयार नहीं है और कभी होगा भी नहीं। क्यों तैयार होगा? 80% पे कब्जा जब उनका हो रखा है। तो ये तो इसकी स्थिति रही। अब मसला आता है कि भारत करे क्या। एक तरफा यूनिलेटरली भारत ने इस ट्रीटी को सस्पेंड करने की घोषणा कर दी। अब भारत करेगा क्या? तो जो ईस्टर्न रिवर्स पे तो कोई झगड़ा है नहीं, वेस्टर्न रिवर्स के पानी को रोकने की बात है। तो वेस्टर्न रिवर्स में आप चेनाब का पानी रोकें, आप झेलम का पानी रोकें, आप इंडस का पानी, सिंधु का पानी रोकें। रोक के रखेंगे कहां? आपको इतने बड़े डैम्स चाहिए और इतना कैनाल सिस्टम चाहिए कि फिर उस पानी को आप ले जा सकें आगे। ये काम इतना आसान तो है नहीं। इसके लिए बहुत बड़े धन की आवश्यकता और बड़े समय की आवश्यकता। अब ये धन कहां से आए? बाहर की फंडिंग मिलना आसान नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान चिल्लाएगा। खैर, युद्ध की बात तो छोड़िए, मैं कोई डिफेंस एक्सपर्ट तो हूं नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, उसकी कितनी संभावना होगी नहीं होगी। बहरहाल, इतना बड़ा काम करना कि सिंधु नदी पर इतने बड़े बांध बना दें और फिर पहाड़ों को चीरते हुए पानी को हम साउथ की तरफ ले आएं और इधर भारत उसको प्रयोग करे, इतनी कैनाल्स बन जाएं, ये एक दिन का काम नहीं, वर्षों बरसों लगने का काम है और बहुत बड़ा धन चाहिएगा। वो धन कहां से आएगा? देखिए, पाकिस्तान इसको डिस्प्यूट तो ऑब्वियसली कम से कम डिस्प्यूट तो करेगा ही करेगा, क्रिएट इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाएगा, आर्बिट्रेशन, सारी बातें होंगी। तो इंटरनेशनल फंडिंग की दिक्कतें आ सकती हैं, पूरी संभावना इस बात की होगी। पर भारत बड़ा देश है, बड़ी इकोनॉमी है, सरकार बड़ी दृढ़ प्रतिज्ञ है। पैसे की बात तो शायद अड़चन नहीं बनेगी, इस समस्या को तो हल कर लिया जाएगा। कितनी जल्दी कौन सा काम होगा? अगर पास्ट की बात करें तो निराशाजनक हैं स्थितियां। कमाल की बात यह है, वेस्टर्न रिवर्स को तो छोड़िए, ईस्टर्न रिवर्स के पानी को, जिस पे पूरा हमारा अधिकार था, हम आजादी के इतने साल बाद तक उसको भी पूरा टैप नहीं कर सके। रावी का पानी पाकिस्तान में जाता रहा इतने साल, सतलुज का पानी पाकिस्तान में जाता रहा इतने साल, हम उसको भी नहीं रोक सके। शाहपुर कांडी बैराज इसका एक उदाहरण है। वर्ष 1979 में पंजाब की सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार ने एग्रीमेंट किया कि हम रावी के ऊपर रणजीत सागर डैम बनाएंगे और उसके 12 किलोमीटर आगे डाउन स्ट्रीम साइड में वहां पर शाहपुर कांडी बैराज बनाएंगे। और उस बैराज से जो कैनाल्स निकलेंगी, पंजाब के 5000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी उस पानी से, और 32,000 हेक्टेयर भूमि जम्मू कश्मीर में इरिगेशन होगी। और जो पावर जनरेशन थी ऑब्वियसली वो भी बंटनी थी। अब हुआ क्या? 1979 में समझौता हुआ, 1982 में उसमें की प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने शिलान्यास कर दिया। 2001 में शायद वो रणजीत सागर डैम भी तैयार हो गया, लेकिन शाहपुर कांडी बैराज 2013 तक काम भी शुरू नहीं हो सका। 2013 में शुरू हुआ, 2014 में फिर बंद हो गया, दोनों सरकारों के बीच फिर विवाद। 2018 में भारत सरकार ने मध्यस्थता करा के दोनों को बैठा के समझा बुझा के समझौता कराया, दोबारा काम शुरू हुआ, अब जाके शाहपुर कांडी बैराज बना है। तो इतने सालों तक रावी का पानी भी हम टैप नहीं कर सके। यहां एक मसला और खड़ा होता है। देखिए, इंडस और सतलुज ये दोनों तिब्बत से शुरू होती हैं, फिर भारत में प्रवेश करती हैं। भारत यदि इंडस का पानी रोकता है पाकिस्तान को जाने से, चीन भी ऐसा कोई कदम उठा सकता है कि वो भारत आने से पहले सतलुज का या इंडस का पानी रोके, वो डैम बना के उसको डाइवर्ट उधर करने लगे। भारत अपर रिपेरियन है, अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो
और चीन अब रिपेरियन होता है। अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अब चीन कितनी दोस्ती निभाएगा पाकिस्तान के साथ ये तो वक्त बताएगा। वैसे अब तक का तो जैसा पूरी दुनिया का अनुभव है, चीन किसी का दोस्त नहीं है। जब तक पाकिस्तान से मतलब है दोस्ती चलती रहेगी, जिस दिन मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल कल क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आज के लिए तो जो निर्णय सरकार ने लिया है, हम इस बात पर विश्वास करें कि पूरा सोच समझकर राष्ट्र हित में एक्सपर्ट्स की राय जानकर सरकार ने निर्णय लिया होगा। 140 करोड़ देशवासी अपनी सरकार के साथ खड़े हों, सरकार का मनोबल बढ़ाएं, दबाव नहीं। आज के लिए इतना ही। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।